नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसे इंग्लैंड की संसद ने 1773 ईस्वी में पास किया और 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, वो इस प्रकार से थे। पहला, कंपनी की संचालक समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना। दूसरा, कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना। तीसरा, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे की राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके अंतर्गत कई धाराएं जो हैं वो इसमें शामिल थी। उनमें से जो मुख्य धाराएं थी वो इस प्रकार से थी। कंपनी के जो संचालक थे उनके चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पौंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को था जिनके पास कंपनी के 500 पौंड के शेयर थे। दूसरा, संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग अर्थात 6 सदस्य जो हैं वो प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश रहेगा, अवश्य रूप से होना जरूरी था। इसके अतिरिक्त भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बॉरवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग व मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा यह भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। इसके अतिरिक्त बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंजीकरण और प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। कंपनी के संचालकों और भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब अगर बात की जाए कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था इसके क्या क्या दोष थे और क्या क्या गुण थे, तो सबसे पहले बात की जाए इसके दोषों की, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके वजह से आगे चलकर गृह सरकार और भारतीय प्रशासन जो था उसमें भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये दोष कुछ तो मौलिक थे और कुछ व्यवहारिक थे, जैसे कि आर्थिक पूंजी वाले हिस्सेदारों को मतदान का अधिकार देने से लगभग 1246 हिस्सेदारों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। बड़े हिस्सेदारों को एक से अधिक मत का अधिकार देकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा, कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण भी पर्याप्त नहीं था। कंपनी को अपने कार्यों की रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को भेजनी पड़ती थी, किंतु इंग्लैंड में ऐसा कोई सरकारी प्रबंध नहीं किया गया जिससे इन रिपोर्टों की जांच हो सके और कंपनी के कर्मचारी जो हैं इनकी कार्यवाही पर नज़र रखी जा सके। अगला दोष ये था कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भी पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई, उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था।
कौंसिल के 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस पर हावी हो जाते थे तथा उसे ऐसे कई कार्य करने को बाध्य होना पड़ता था जिसका वह कौंसिल से विरोध कर चुका होता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिया गया। असाधारण परिस्थितियों में वे बिना बंगाल सरकार की स्वीकृति के भी कार्य करने में स्वतंत्र थे तथा संचालक से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। इससे कालांतर में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल कौंसिल जो थी, इनमें सर्वोच्च कौन था इसकी भी कोई व्याख्या नहीं की गई। फलतः इन दोनों में भी झगड़ा छिड़ गया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी निश्चित नहीं किया गया, जिससे प्रांतीय न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से कानून से न्याय किया जाएगा, अर्थात भारतीय कानून से या अंग्रेजी कानून, किस कानून से न्याय प्रदान किया जाएगा, या वादी के अथवा प्रतिवादी के कानून से न्याय प्रदान किया जाएगा। कुछ भी इस तरह का जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेज जज भारतीय कानून और रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर न्याय किया, जिसे भारतीयों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब अगर बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट के गुण की, तो वो इस प्रकार से थे कि ये प्रथम अवसर था जबकि भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी के जो स्वेच्छाचारी शासन था उसके स्थान पर लिखित संविधान तैयार किया गया। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने ढांचा तैयार कर दिया। संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि करने से उन्हें अधिक सुरक्षा प्राप्त हो गई तथा अब वे अपनी नीतियों को ठीक ढंग से कार्यान्वित कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस अधिनियम की आधारशिला पर ही धीरे धीरे नियंत्रण कठोर किया गया और 1858 ईस्वी में तो कंपनी की सत्ता ही समाप्त कर दी गई। अतः इस अधिनियम के परिणाम जो थे वे बड़े दूरगामी और स्थायी सिद्ध हुए। आरंभ में यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु अब वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी। कंपनी को प्रदत्त चार्टर में ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं दी गई थी, अर्थात व्यापार करने के अधिकार पत्र को जो मान्यता नहीं दी गई। इस अधिनियम के द्वारा उसे मान्यता जो है प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनके भ्रष्टाचार, निजी व्यापार और तथा उपहार स्वीकार करने पर लगाया प्रतिबंध भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ये जो अधिनियम था, इसके द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। यद्यपि मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों पर केंद्र का नियंत्रण अपर्याप्त था, फिर भी भारत में कंपनी की विभिन्न शाखाओं पर एक सर्वोच्च सत्ता अवश्य स्थापित कर दी गई थी। अब अगर बात की जाए पिट्स इंडिया एक्ट की, तो जब रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो दोष थे, इनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी वजह से प्रधानमंत्री यंग पिट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो कि 1784 ईस्वी में पारित कर दिया गया। ये जो अधिनियम था, यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहली, कंपनी शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में 6 कमिश्नर जो हैं, इनका एक बोर्ड गठित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा वित्त मंत्री के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी रखे गए। सदस्यों के वेतन आदि का खर्चा भारत के राजस्व से वसूल करने का निर्णय लिया गया और इन सब की नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा होती थी। दूसरा, संचालकों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित आदेश तथा अन्य पत्र भारत भेजने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। बोर्ड किसी भी आदेश या पत्र के प्रारूप में संशोधन कर सकता था। संचालकों के द्वारा प्रस्तावित आदेश या पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार भी किए जा सकते थे। बोर्ड को संचालकों की अनुमति के बिना भी आदेश या पत्र भेजने का अधिकार था।
संचालकों में से 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति गठित की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जिनमें एक भारत में ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति होता था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। अब गवर्नर जनरल केवल एक सदस्य को अपने पक्ष में कर सकता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल के समान ही बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालक करते थे, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंपा गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को ताज की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। इसी प्रकार से बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां पूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन हो गई। प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। इस प्रकार से इस एक्ट का काफ़ी महत्व रहा। पहला तो ये रहा कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया। दूसरा, गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता लाई गई। तीसरा, गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकार पर नियंत्रण निश्चित और वास्तविक बन गया। चौथा, कंपनी के समस्त सैनिक और असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित किया गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया और इस एक्ट के द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गई। थैंक यू।